एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में। इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी, आखिर हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं? क्या हम ये फाइंड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं, जैसे ए प्लस बी मिलके सी बनना है, तो हम क्या ये फाइंड करते हैं वेदर रिएक्शन कैन हैपन और नॉट, या हम फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कितना फास्ट ये रिएक्शन होगा, कितना टाइम लगाएगा ये रिएक्शन प्रोसीड होने में, ये फाइंड करते हैं। कि हम फाइंड करते हैं कि ये अगर मान लो इक्विलिब्रियम में अटेंड करना है, इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ये जो हमारा जो है कि रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितनी एनर्जी है, और एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स में ना पढ़ के हम क्या किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। स्पीड फाइंड करेंगे, इसमें से भी कौन से टाइप के रिएक्शंस की स्पीड फाइंड करेंगे, मॉडरेट टाइप का। अगर कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा है या बहुत ही स्लो हो रहा है, जैसे रस्टिंग, जैसे फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल दूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये दोनों रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। हम मेनली मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि कोई भी मॉडरेट रिएक्शन कितने टाइम में कितना परसेंट यूज हो रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर सपोज करो कोई आपका ए और बी की कुछ कंसंट्रेशन है, उसका 10% कितनी देर में यूज हो जाएगा, उसको हम फाइंड करेंगे कि कितना, उसको हम फाइंड करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड या रेट फाइंड करते हैं। अब देखो आप लोग कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट मीन्स स्पीड होगा जो रिएक्शन का, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये ए और बी मिलके सी बना रहा है, और इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, दैट मीन्स इसका 2 मोल लग रहा है, इसका 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, हम ये देखेंगे, जैसे ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे, अगर ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियली कुछ रिएक्टेंट होगा और फिर क्या होगा, टाइम के साथ साथ वो उसकी क्वांटिटी कम होगी, तभी तो ये फॉर्म होगा प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा। रिएक्टेंट है ये, रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होगा, उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। दैट मीन्स ये होगा टाइम के साथ इसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये इंक्रीज होगा क्योंकि ये प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट हमारा डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट अपीयर या फॉर्म होता है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर रेट की डिफिनीशन बोले तो रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आइदर प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, अपॉन चेंज इन टाइम। तो दो तरह का रेट फाइंड करते हैं। एक होता है बिगर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे सपोज करो यहाँ और यहाँ के बीच में, जैसे ये t1 हो गया और ये t2 हो गया। तो ये बिग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम रेट फाइंड करते हैं तो उसको एवरेज रेट बोलते हैं। एवरेज रेट के को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा। हम मेनली बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम टू द पॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी मैं बाद में एक सेपरेट लेक्चर में पूरे एक चैप्टर लेके आऊँगा। अभी हमें बोर्ड को फोकस करने हैं। जहाँ जहाँ हमारा रिएक्टेंट होगा वहाँ वहाँ उसके रेट में माइनस होगा, और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड होगा, 1 अपॉन हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट है तो ये माइनस
2 है यहाँ तो 1/2 डेल्टा ए मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा 1 है तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो, और ये प्रोडक्ट है तो ये एम्पियर होगा, एम्पियर प्लस से इंडिकेट करते हैं, डिसअपियर माइनस से, तो इस तरह से प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी हो गया। इंस्टैंटेनियस क्या होता है, कोई पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो अगर हम फाइंड करते हैं रेट, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी अगर एवरेज रेट है, इसमें अगर टाइम टेंस टू जीरो हो गया, मतलब टेंस टू जीरो मतलब टाइम बहुत ही कम इंटरवल के लिए अगर हुआ चेंज, तो क्या होगा, इसी रेट को हम इंस्टैंटेनियस रेट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5th सेकेंड में कितना, 5th सेकेंड मतलब 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो उस टाइप का जो रेट होगा उस पर इंस्टैंटेनियस रेट बोलते हैं। पेपर में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको क्या फाइंड करना है। अगर एवरेज फाइंड करना है तो डेल्टा यूज करना है, इंस्टैंटेनियस फाइंड करने हैं तो डी यूज करने हैं। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, फिर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें ROR की, तो आपको पता चल गया कि कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम का चेंज हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड यूनिट, कंसंट्रेशन मोलारिटी लेते हैं, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर टाइम को मिनट मिलेंगे तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनिट हो गया। अब रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो कैसे डिपेंड करेगा, हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो अगर ए का ए मॉलिक्यूल बी का बी पार्टिकल्स कंबाइन होकर सी का सी बना रहा है, तो हम ये नहीं राइट कर सकते हैं कि जैसे रेट लॉ होगा वो हम खुद नहीं राइट कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ जो होता है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसके स्टोइचोमेट्री से हम फाइंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली सही आ सकता है लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं आएगा, इसलिए रेट लॉ इक्वेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो रेट किसी भी रिएक्शन का इस फॉर्म में होता है, एक रेट कांस्टेंट होता है, ये के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और ये पहले मॉलिक्यूल की जो रिएक्टेंट में होगा उसको रेज टू द पावर ए और बी रेज टू द पावर बी, और ये ए बी हम खुद नहीं फाइंड करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। इसमें दो चीज होता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो जो ऑर्डर होता है वो रेट लॉ इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। रेट लॉ इक्वेशन में जो दो कंसंट्रेशन उसकी पावर है उसको अगर ऐड कर दे तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में नंबर ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियस कोलिजन करते हैं, दैट मींस एक पार्टिकल ये हुआ एक पार्टिकल ये हुआ, अगर ये एक साथ कोलिजन करते हैं तो ऑब्वियसली बात एक ही साथ कोलिजन करेंगे तो इसकी ऑर्डर 2 हो जाएगी। अगर 3 मॉलिक्यूल एक साथ करेंगे, 3 मॉलिक्यूल एक साथ करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी याद रखना, ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर मीन्स आपका जैसे मान लो मिनिमम 1 तो होगा ही, कोई भी पार्टिकल होगा उसको डिकम्पोज अगर सनलाइट से हो रहा है तो मतलब ये एक होल नंबर, ये नेचुरल नंबर होगा, जबकि ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, हो सकता है डायरेक्टली इस पे डिपेंड ना करे, इसके कंसंट्रेशन के रूट पे डिपेंड करे। तो ये ध्यान में रखना है कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन रेट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अभी आपको इतने ही याद रखने हैं, और
आगे देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में और डिफरेंस जानते हैं। क्या ऑर्डर जीरो हो सकता है? यस, हो सकता है ऑर्डर जीरो। रेट लॉ इक्वेशन में हो सकता है कि जो इनिशियल हमारा रिएक्टेंट है उसके स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड ना करे, हो सकता है ऐसा। तो इसका रीजन छोड़ो आप लोग, बस आप ये देखो जीरो हो सकता है कि नहीं। तो ऑर्डर जीरो नहीं हो सकता है। ऑर्डर जीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता है। कोई ना कोई पार्टिकल होगा टकराने के लिए। उसके बाद क्या नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5? यस, हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ऑर्डर भी हो सकता है और मॉलिक्यूलरिटी भी हो सकता है। क्या फ्रैक्शन हो सकता है? फ्रैक्शन मीन्स 1/2 1/3, क्या ये सब हो सकता है? तो हम देखेंगे कि यस, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली कोलिजन करते हैं। तो ये फ्रैक्शन में पार्टिकल्स नहीं हो सकते। तो क्या नेगेटिव हो सकता है? तो नहीं, दोनों ही नहीं हो सकता। ऑर्डर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और मॉलिक्यूलरिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ इक्वेशन है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, उसमें जो के दिख रहा है यही रेट कांस्टेंट है। तो अभी मैंने रेट को बताया था डी डेल्टा dc/dt, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो मोल पर लीटर और टाइम का पर सेकेंड, इसका यूनिट अभी हमने डिराइव करा था, वो हो गया। फिर के, ये भी मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी मोल पर लीटर, दोनों का पावर, दोनों का बेस सेम है, यूनिट सेम होगा इसका इसका इसका। तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, a+b हो जाएगा। यहाँ से अगर k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ भी मोल पर लीटर है, इसकी पावर 1 है, और ये डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगा। इस तरह से मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस a+b, ये प्लस बी माइनस हो जाएगा। और सेकेंड इनवर्स तो हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का, जिससे किसी भी ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब देखो जीरो ऑर्डर का मतलब a+b जीरो हो जाता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसकी पावर 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दैट मींस a+b क्या होना चाहिए? 1 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए a+b 1 होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे a+b 1 पुट करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। ये पूरा ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स होता है। अगर कहीं पे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स में दिया हुआ है, तो आप ये समझ जाना कि वो किस चीज, वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो a+b जो होगा हमारा 2 होगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर, इसकी पावर -1 हो गया सेकेंड इनवर्स, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मोल का इनवर्स हो जाएगा और लीटर का लीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा हमारा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके डेरिवेशन भी करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है। मैंने आप लोग को बोलोगे तो मैसेज करना, तो मैं इसकी डेरिवेशन भी करा दूंगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जब फाइंड करते हैं तो ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए है c = -kT + c0। ये चीज़ है क्या? जैसे सपोज करो इनिशियल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारा c0 है, और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट बनता जाएगा।
तो ये हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके हो जाएंगे। अगर ये जो इक्वेशन है इसको अगर कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c y इंटरसेप्ट होता है जिस पे कट कर रहा है ये, और यहाँ इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इससे कंपेयर करोगे y इंटरसेप्ट आपका माइनस सी हो जाएगा, ये y इंटरसेप्ट होता है, और फिर क्या होगा, इसका जो स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा, तो इसका स्लोप क्या है, इससे कंपेयर करोगे तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप हमारा माइनस के है। ये डायरेक्ट पेपर में ये ग्राफ गिवन होता है और पूछता है कि कौन पहचानो कि ये जिस रिएक्शंस का ग्राफ है उसका ऑर्डर बताओ क्या है, तो ये जीरो ऑर्डर का है, जिसमें क्या है इससे कंपेयर किया जा सकता है। तो ध्यान से देखना, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है कि टाइम टेकन, हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम कितना टेकन, टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे मान लो इनिशियली में ये सी कंसंट्रेशन था, उसके हाफ कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब फाइनल हमारा कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, फाइनल कंसंट्रेशन सी नॉट बाई टू, तो सी नॉट बाई टू में सी नॉट बाई टू सी नॉट से सी नॉट बाई टू होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हाफ लाइफ बोलेंगे। तो ये सी नॉट बाई टू पुट किया तो हाफ लाइफ पुट कर दिया, टी हाफ, इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो माइनस के, और फिर ये इधर गया और ये इधर आया, ट्रांसपोज करके ये फाइंड कर लिया हमने हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज होता है। अगर इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो चीज वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है सी नॉट भी कांस्टेंट के, हमें सी नॉट तो कांस्टेंट होता है, अगर मान लो के और इसमें अगर ग्राफ बनाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ना। तो ये ध्यान में रखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये हाफ लाइफ इसका कांस्टेंट है, इसका ग्राफ एक कांस्टेंट बनेगा क्योंकि सी नॉट भी है और ये भी कांस्टेंट है। तो अगर जिस एक्सिस में ड्रॉ कर, अगर मान लो इसको आप ड्रॉ कर रहे हो किसी कांस्टेंट का, अगर इसको वो एक्स एक्सिस पे, अगर ये कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, टाइम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, तो अगर इसका ग्राफ बनाए हाफ लाइफ का तो क्या होगा, एक्स कांस्टेंट है, दैट मींस इस टाइप का ग्राफ आएगा। वैसे इसका ग्राफ पूछेगा नहीं तो आप लोग ध्यान में रखना। ये जीरो ऑर्डर के लिए मेनली क्या है, मेन आपका इसका हाफ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना आप लोग। ये तीन ग्राफ है, आप लोग देखो कैसे हम गेस करते हैं। जैसे मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये तीनों ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान में रखना, नहीं कंपटीशन में नहीं आपका बोर्ड में, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ है। ये जो इक्वेशन है इसको हमने देखा था, जैसे C इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, तो यहाँ पर ये सी नॉट होगा और स्लोप यहाँ पे माइनस के था, तो ये तो समझ में आ जाता है बिल्कुल। मतलब इसको कंपेयर करोगे एम एक्स प्लस सी तो स्लोप माइनस के हो जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा। तो ये पहला ग्राफ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समझ में आ गया। इसके लिए देखते हैं एक बार रेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, रेट इक्वल टू के इंटू
ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी, यही था ना। रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए ये क्या हो गया, ए और बी दोनों जीरो हो गया, मतलब रेट क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। रेट को वाई एक्सिस पे शो करा है हमने, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, दैट मीन्स y इक्वल टू कुछ जैसे मान लो ग्राफ बनाते हो y इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा, y इक्वल टू 5 ही है, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ये पैरेलल टू क्या हो जाता है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो 9th क्लास में आप लोग पढ़ा था। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए तो क्या हो जाता है, ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, तो ये समझ में आ जाता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, जो हमने हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन डिराइव करा था, क्या था, C0/2K, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2K प्लस इंटू C0। तो इसको कंपेयर करेंगे, वो अगर y इज इक्वल टू, दैट मीन्स t हाफ हो गया हमारा 1/2K इंटू C0, और इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस C, जीरो है यहाँ पे, मतलब हमारा y इंटरसेप्ट जीरो है, y को कट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ओरिजिन से पास होगा। तो ये हो गया हमारा स्लोप हो गया इसका 1/2K स्लोप हो गया इस लाइन का, और हमारा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ से एक बार, एक दो बार आप लोग रिपीट करके देख लेना आप लोग, और आगे जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस पे वीडियो आएगा, जिससे आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स की, तो वो हम आगे देखते हैं। अभी के लिए इतना ही।